तो फिर देर किस बात की? अपने आदमियों से कहो अविन देसाई और उसकी माँ को लेकर बाहर आए। सुधीर के ये कहते ही कामेश ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उनमें से 2 आदमी वहां से अंदर चले गए। ये सब देख सुधीर के पास खड़ी टीना ने धीरे से उनसे कहा, डैड यू आर ग्रेट। सुधीर ने भी उसे धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने सब अपने फायदे के लिए ही किया है। अविन देसाई का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी 2 आदमी अविन को अपने कंधे का सहारा देकर वहां लेकर आए। अनु उसके पीछे चल रही थी। अविन लड़खड़ा रहा था। टीना ने अविन को देखा और तेजी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। टीना से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो इमोशनल होकर बोली, ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने तुम्हारा अविन। डैड सही कह रहे थे, हम सही वक्त पर यहाँ नहीं आते तो ये लोग शायद तुम्हें मार ही डालते। टीना की बात सुनकर कामेश खुद से बोला, अब समझ आया, इन सब की जड़ ये है, सुधीर की बेटी का इसके साथ चक्कर है, इसीलिए ये कुत्ता दौड़कर मुझे काटने यहाँ आया। कोई नहीं सुधीर बेटा, आज का दिन तेरा है, मेरा दिन जब आएगा तब गिन गिन कर सब वसूल कर लूंगा। अविन की हालत बहुत खराब थी, पर जब उसने सर उठाकर टीना को देखा तो एकदम चौंक गया। वो बोला, आप यहाँ? टीना ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि चंडीगढ़ में मेरे डैड के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम्हारा कुछ उधार बाकी था जो मैंने आज पूरा कर दिया। टीना की बात सुनकर अविन ने वहां कुछ दूर खड़े सुधीर पर नजर डाली। उसने उन्हें स्माइल देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए वो दर्द से चीख उठा। सुधीर ने अविन को देखा और मन ही मन सोचने लगे, तो ये है अभिमन्यु देसाई का बेटा अविन देसाई। उन्होंने तुरंत ही अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, मिस्टर देसाई को ले जाकर कार में बिठाओ। कामेश इस वक्त अविन को घूर रहा था। अविन ने उसे देखा और गुस्से से बोला, अब मैं तुम्हारी बेटी से जरूर शादी करूंगा, पर उससे शादी के बाद तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कोठारी कि तुम मुझे मरते दम तक याद रखोगे। कामेश अविन की बात पर हंस दिया और बोला, ये धमकी किसी और को जाकर देना। फिर उसने सुधीर से कहा, इसे जल्दी से मेरी नजरों से लेकर दूर चले जाओ वरना। सुधीर ने कोठारी की बात बीच में ही काट दी और वो बोले, तुम उसका जितना बिगाड़ सकते थे बिगाड़ लिया कामेश, अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी वक्त सुधीर के आदमियों ने अविन को सहारा दिया और अविन लंगड़ाता हुआ उनके साथ बाहर जाने लगा। अनु अविन की ये हालत देखकर रो पड़ी। वो कामेश के पास गई और गुस्से से बोली, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, एक बार अभिमन्यु लौट कर आ जाए फिर मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगी। कामेश अनु की बात सुनकर मन ही मन हंसा, फिर धीरे से खुद से बोला, उसके आने का इंतजार करती रहे, वो तो अब वापस आने से रहा। तभी अविन ने पीछे मुड़कर अनु को आवाज लगाई, मॉम चलो यहाँ से। टीना ने अनु का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी। अनु की आंखों में अभी भी आंसू थे। टीना ने ये देखकर उनसे कहा, आंटी अविन ठीक हो जाएगा, डैड ने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो घर पर ही अविन को चेक करने आ रहे हैं। ये सुन अनु ने उससे कहा, थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ आप लोग सही वक्त पर आ गए, नहीं तो वो लोग अविन की जान ले लेते। टीना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता आंटी, अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। अनु को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने टीना से कहा, अविन तो यहाँ आने से भी मना कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे जबरदस्ती यहाँ ले आई, सब मेरी गलती है। बात करते करते वो लोग कोठारी हाउस के गेट के पास आ गए थे। सुधीर अभी भी कोठारी हाउस के अंदर ही थे। टीना ने अनु से कहा, आपने फ्लाइट में जब कोठारी फैमिली का नाम लिया तभी मुझे हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। अनु ने कहा, अविन के डैड और कामेश पुराने दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कामेश ने हमारी इतनी इंसल्ट की। तब तक वो लोग गाड़ी तक पहुंच गए थे। टीना गाड़ी की तरफ इशारा कर बोली, आंटी आप कार में बैठ जाइए, डैड को कोठारी फैमिली और अविन के डैड के बारे में कुछ बातें पता है, घर जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे, शायद इससे आपको कोई हेल्प मिल जाए। उसी वक्त सुधीर भी वहां आ गए। वो जल्दी से कार में बैठे और ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो, डॉक्टर बंगले पर वेट कर रहे हैं। और सुधीर की कार कोठारी हाउस से बाहर निकल गई। इस वक्त कामेश कोठारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और परेशान था। सबके जाते ही वो सोफे पर पैर लंबे कर बैठ गया और सोचने लगा, अभिमन्यु की पत्नी उसके बेटे को लेकर यहाँ इस तरह आ जाएगी,
ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उसे कुछ याद आया तो वो मन ही मन बोला, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सुधीर की बेटी उसे कैसे जानती है? मुझे पता लगाना होगा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और बोला, अब ये विजय क्यों कॉल कर रहा है? कामेश ने कॉल कनेक्ट किया और बोला, बोल विजय। कामेश की परेशान आवाज सुन विजय ने कहा, भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कामेश उठकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुझे अभिमन्यु देसाई याद है? कामेश का सवाल सुनकर विजय ने अपने दिमाग पर जोर डाला। कुछ सोचने के बाद उसने गेस किया, अभिमन्यु देसाई? आप उसी अभिमन्यु देसाई की बात कर रहे हैं ना जो आपका बेस्ट फ्रेंड था? कामेश ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ वो ही। उसकी पत्नी और बेटा मुझसे मिलने आया था। विजय ये सुनकर चौंक गया और बोला, अभिमन्यु को तो गायब हुए 15 साल हो गए। इतने सालों के बाद उसकी वाइफ आपसे क्यों मिलने आई थी? कामेश ने विजय से कहा, 15 साल पहले मैंने अभिमन्यु के बेटे के साथ सायशा की एंगेजमेंट की थी। विजय कामेश की ये बात सुनकर बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसने कामेश से कहा, सायशा की एंगेजमेंट, वो भी 15 साल पहले? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं भाई साहब? कामेश ने विजय से कहा, ये बात किसी को पता नहीं है विजय, क्योंकि ये मेरे और अभिमन्यु के बीच का टॉप सीक्रेट था। उस वक्त मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन अभिमन्यु के गायब होने के बाद अब हमें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु की वाइफ उसी एंगेजमेंट की बात करने आई थी। ये सब सुनकर विजय ने कहा, तो आप अब उस बात को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? डरा धमका कर भगा दो उनको। कामेश ने कहा, वो माँ बेटे हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये सुन विजय अजीब तरीके से हंसा और बोला, आप कहे तो एक्सीडेंट करवा कर ये चैप्टर खत्म कर दूं? कामेश ने विजय को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया। नहीं विजय, अभी ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं कैसे सुधीर सोमानी उन लोगों के सपोर्ट में आ गया है। विजय ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया। वो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसने कार साइड में रोकी और बोला, सुधीर सोमानी? वो उसे कैसे जानता है? कामेश ने कहा, उसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ विजय। मैंने तो माँ बेटे दोनों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ऐन मौके पर वो सोमानी टपक गया। चेन्नई पोर्ट वाले कंटेनर्स के बारे में उसे सब पता है। अभी मुझे ब्लैकमेल कर वो अभिमन्यु के बेटे और वाइफ दोनों को अपने साथ ले गया। विजय ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। उसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सोमानी हमारा सपना पूरा नहीं होने देगा। मैं घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, ये कहकर कामेश ने कॉल काट दिया। कामेश को फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबा कश खींचा और धुएं का छल्ला उड़ाते हुए सोचने लगा, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले तन्ना से वो टॉप सीक्रेट प्रोडक्ट का सैंपल गायब हो गया, फिर वो सडनली वापस मिल भी गया, और अब ये अभिमन्यु वाला चैप्टर अचानक फिर से ओपन हो गया। इन सब के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं है? कुछ देर रुककर वो खुद से बोला, सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग है। वो तन्ना भी मीटिंग में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। तभी कामेश ने सिगरेट बुझा दी और कुछ सोचकर वो सेकंड फ्लोर की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां चढ़कर वो मीटिंग रूम से राइट साइड सिक्योरिटी रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने सिक्योरिटी रूम का लॉक चेक किया और मन ही मन बोला, थैंक गॉड, मुझे लगा मैं जल्दबाजी में इसे लॉक करना ही भूल गया। कामेश वहां से वापस जाने लगा कि तभी उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि वो अचानक पीछे मुड़ा। एक बार अंदर जाकर फिर से चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये सोच उसने सिक्योरिटी रूम का लॉक खोला और अंदर चला गया। रूम के दरवाजे की फ्रंट साइड की दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी। उसे देखते ही कामेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। फिर उसने वो फोटो फ्रेम उतार कर टेबल पर रख दिया। उस फ्रेम के पीछे दीवार पर एक चिप लगी हुई थी। कामेश उसे देखकर बोला, ये भी ठीक लग रहा है। ये सोच उसने अपनी सबसे छोटी उंगली उस चिप पर टच की। उसके ऐसा करते ही वहां एक दरवाजा खुल गया। ये एक इनविजिबल डोर था। ये सब देखकर कामेश के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उस रूम में अंदर आते ही उसने लाइट्स ऑन की और रूम के सेंटर में रखी टेबल के नीचे झुक गया।
फिर उसने वहां से एक बॉक्स उठाया और उसे टेबल पर रखा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। उस चाबी को बॉक्स में लगाते हुए वो मन ही मन बोला, तन्ना है तो दिमाग वाला, कमाल की चीज बनाई है उसने। कामेश ने उस बॉक्स के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसके ऊपर डिजिटल स्क्रीन थी। उसने उसमें कुछ नंबर टाइप किए, जिससे सडनली एक बीप साउंड सुनाई दिया। फिर उसने अपने सीधे हाथ का अंगूठा प्रेस किया तो एक आवाज आई, प्लीज होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स एंड पुट योर फेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कामेश ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। वो बॉक्स ओपन हो गया, लेकिन कामेश उसे देखकर शॉक्ड हो गया। कामेश ने उस बॉक्स में हाथ डालकर चेक किया तो वहां कुछ नहीं था। उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोर से बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तन्ना ने मेरे सामने ही सारे प्रोडक्ट्स इसमें रखे थे। वो परेशान होकर फिर चिल्लाया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तन्ना ने खुद मेरे सामने वो प्रोडक्ट्स और टॉप सीक्रेट रखे थे इसमें। कहाँ गायब हो गया ये सब? कामेश ने गुस्से में तुरंत अपना फोन निकाला और तन्ना का नंबर डायल किया। तन्ना का कॉल ना लगने पर कामेश और इरिटेट हो गया। वो जोर से चीखा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने फिर से तन्ना का नंबर डायल किया। इस बार जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, कामेश गुस्से से चीखा, तन्ना, वो सारे प्रोडक्ट्स और टॉप सीक्रेट फिर से गायब हो गए। ये सुन तन्ना भी पूरी तरह हैरान रह गया। वो अपनी जगह से खड़े हो जोर से बोला, व्हाट? दिस इज इम्पॉसिबल मिस्टर कोठारी, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए मेरे साथ। कामेश पहले से ही बहुत परेशान था। अब तन्ना की बात सुन उसे और गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, आई एम नॉट किडिंग तन्ना, यहाँ कुछ नहीं है, पूरा बॉक्स खाली है। आखिर कहाँ गायब हुए होंगे वो प्रोडक्ट्स? कहीं वो अविन के वॉलेट में तो नहीं चली गई?